हेलो, मैं आनंद सर। आज एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है मिट्टी। मिट्टी के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। मिट्टी क्या है, मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, इस मिट्टी के क्वालिटी क्या है, या कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, या मिट्टी के प्रकार जो है उनको हम समझने का प्रयास करेंगे और उसकी विशेषताएं क्या हैं, गुण क्या है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। क्लास 10 मिट्टी। तो मिट्टी को समझते हैं। मिट्टी को पहले हम इसकी एक स्पष्ट परिभाषा के द्वारा इसको समझने का प्रयास करें कि मिट्टी आखिर में होती क्या है। आइए देखते हैं। भूतल पर मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। पहले हम देखते हैं ये क्या है। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है जो पौधों की जड़ों को जो पौधों के विकास का माध्यम है। पौधे अगर विकास करते हैं तो मिट्टी में ही रहकर अपना विकास करते हैं, जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों को पोषण भी प्रदान करती है। अर्थात कहा गया है कि मिट्टी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक नवीन संसाधन है जो पौधों के विकास का एक माध्यम है, जिससे पौधों को पोषण प्राप्त होता है। आइए देखते हैं, एक दो परिभाषा इसको और स्पष्ट करते हैं। मिट्टी का परोक्ष प्रभाव, कहा गया है कि मिट्टी का परोक्ष प्रभाव किसी भी देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। अगर उस देश की मिट्टी में काफ़ी उर्वरता है तो उस देश की जो इकोनॉमिक होती है वो फास्ट डेवलप करती है। तो मिट्टी की महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी देश की उसके इकोनॉमी में। दूसरा देखते हैं। अब मिट्टी को समझने का प्रयास आगे करते हैं। तीसरे, मिट्टी 15 सेंटीमीटर गहरी व मोटी उस परत को कहते हैं जिनसे पौधे भोजन ग्रहण करते हैं। यह कहा गया है कि मिट्टी, वैसे जमीन तो है, मिट्टी तो है क्यों है, लेकिन इस मिट्टी हम उसे कहेंगे जो कि 15 सेंटीमीटर ऊपर की जो इसकी परत होती है, 15 सेंटीमीटर की जो मिट्टी की परत होती है उसी को हम मिट्टी कहते हैं या कह सकते हैं, जिनसे पौधे क्या होता है, भोजन ग्रहण करते हैं। पौधे भोजन ग्रहण करते हैं। पौधों की जड़ों को आवश्यक भोजन धरातल के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। जो कहा गया है कि पौधों की जड़ों को आवश्यक जो भोजन होता है वो धरातल की ही ऊपरी सतह पर मिलते हैं। वो भोजन कौन कौन से, देखिए, खनिज लवण हुए, वनस्पति के सड़े गले अंश, वायु और प्रकाश, ये पृथ्वी के ऊपरी परत पर ही मिलते हैं और पाए जाते हैं, जो कि मिट्टी के विकास में काफी योगदान देते हैं। देखते हैं, मिट्टी का गया है 15 सेंटीमीटर गहरी या मोटी उस परत को कहते हैं जिससे पौधे भोजन ग्रहण करते हैं। अर्थात 15 सेंटीमीटर जो ऊपरी परत होती है मिट्टी की, उसी को हम मिट्टी कहते हैं जिससे पौधे भोजन प्राप्त करते हैं। आइए देखिए, मिट्टी का वर्गीकरण किया गया है। हमारे भारत में मिट्टी जो है वो विभिन्न शैलों, कहा गया है कि वो विभिन्न शैलों के स्वभाव और विभिन्न प्रकार के स्थानीय जलवायु के कारण मिट्टी कई प्रकार की प्राप्त होती है। भारत देश में कहा गया है वो शैलों के स्वभाव जो है और विभिन्न प्रकार के स्थानीय जलवायु, हर स्थान पे जलवायु और जो शैल हैं उनका स्वभाव एक जैसा नहीं है। भिन्न भिन्न होने के कारण हमारे देश में मिट्टियां भी भिन्न भिन्न तरह की प्राप्त होती हैं। इनको हम
सामान्य रूप से 6 भागों में डिवाइड कर या 6 पार्टों में बांट करके इसको हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं और जान सकते हैं। मिट्टियाँ को इसमें 6 वर्गों में मैंने डिवाइड किया है। देखिए, एक कॉलम के द्वारा मैंने बताने का प्रयास किया है, एक डायग्राम बनाया है जिसमें आप फर्स्ट देखें मिट्टी देखेंगे और फिर मिट्टी वो कितने क्षेत्रों में उसका क्षेत्र है, मिट्टी का कितने क्षेत्रों में फैली हुई है, फिर मिट्टी के निर्माण कैसे होता है। जैसे पर्वतीय मिट्टी, इसका निर्माण कैसे होता है, इसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं और यह मिट्टी किस स्थान पे पाई जाती है और इस मिट्टी में कौन सी फसल पैदा की जा सकती है और उसके बाद इस मिट्टी के गुण क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। पहली मिट्टी आपकी है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी का जो क्षेत्रफल है, एरिया है भारत में, वो 2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में है। कितना है? 2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में है। और इस मिट्टी का निर्माण पथरीली, कंकड़, पत्थर और मोटे कणों वाली या मिट्टी होती है, या इसका निर्माण हम कहें कि पथरीली, कंकड़ और पत्थर जैसे तत्वों से होता है। इसमें अब कौन से तत्व पाए जाते हैं? चूना युक्त मिट्टियाँ होती है। चूना इस मिट्टी में पाए जाते हैं। इसकी विशेषता होती है स्थान। अब महत्वपूर्ण है, यह मिट्टी किस स्थान पे प्राप्त की जाती है, अर्थात पर्वतीय मिट्टी कहाँ पे भारत में किस क्षेत्र में पाई जाती है? हिमालय के पर्वतीय भाग, हम कहेंगे हिमालय के पर्वतीय भाग, अर्थात ये देखिए, ये आपका हिमालय, मैंने मैप में ये बनाया है। पर्वतीय भाग जो यहाँ के पर्वतीय भाग हैं वह जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि पर्वतीय भाग में, और दक्षिणी भाग के देहरादून, नैनीताल और पौड़ी, ये उत्तराखंड के जिले हैं। यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी आपकी पाई जाती है। हम ऊपर से ही ले रहे हैं, हिमालय क्षेत्र आपका यहाँ तक भी है, ये क्षेत्र हिमालय का आपका पड़ेगा और यहाँ पे आपकी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। अब देखते हैं इस पर्वतीय मिट्टी में हम कौन सी फसल उगा सकते हैं। आइए देखिए, चाय पैदा की सकते हैं इस पर्वतीय मिट्टी में, फलों की खेती की जा सकती है और सूखे मेवे की खेती, सूखे मेवे कहा गया है इसमें चाय पैदा की जा सकती है, फल पैदा किए जा सकते हैं और सूखे मेवे की खेती की जा सकती है पर्वतीय मिट्टी में। और ये कहा गया है कि सिंचाई की अगर अच्छी सुविधा हो तो इस मिट्टी पे हम गेहूं और चावल भी पैदा कर सकते हैं। और यह मिट्टी भूरे रंग की मिश्रित उर्वरक मिट्टी है, अर्थात यह मिट्टी उपजाऊ होती है, महत्वपूर्ण होती है फसलों के लिए। तो ये आपके पर्वतीय मिट्टी हुई। अब देखते हैं दूसरी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल भारत में देखते 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर भारत के क्षेत्रफल में, ये इतने क्षेत्रफल में पाई जाती है। अब इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? मैंने ये डायग्राम के द्वारा बताया। इस मिट्टी का निर्माण आप देखते हैं, जो जलोढ़ मिट्टी है जिसमें भारत में भैया इसका क्षेत्रफल 7.7 वर्ग किलोमीटर है। अब इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जीवाश्म युक्त संचय से बनी है। यह मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जीवाश्म युक्त संचय से इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसके निर्माण में अर्थात इसके निर्माण में गंगा, यमुना, सतलज, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का योगदान महत्वपूर्ण है। अर्थात इस मिट्टी के निर्माण में गंगा हो गई, यमुना हो गई, सतलज हो गई और आपके दक्षिण भारत की नदियाँ कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आज नदियाँ इस जलोढ़ मिट्टी के निर्माण में अपना योगदान देती हैं। आइए देखते हैं इस मिट्टी में कौन से तत्व पाए जाते हैं। इस मिट्टी में
चूना, यहाँ तो चूना पाया जाता था, यहाँ पोटास भी पाया जाता है और फास्फोरिक अम्ल, अर्थात इस मिट्टी में चूना, पोटास और फास्फोरिक अम्ल तत्व पाए जाते हैं इसमें। अब देखते हैं यह मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में, यह मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में मिलती है। भारत के उत्तरी मैदान और डेल्टाई प्रदेश युक्त में पाई जाती है। डेल्टाई युक्त जो प्रदेश हैं वहां पे यह मिट्टी पाई जाती है। अब डेल्टा क्या है? डेल्टा वह स्थान होता है जब नदियां समंदर में गिरती है तो उनकी धाराएं कई पार्टों में डिवाइड हो जाती हैं, तो उस आरी बगल के क्षेत्र जो होते हैं वो भी उस पानी से लबालब भर जाते हैं और वहीं पे इस मिट्टी का निर्माण होता है। उसे कहते हैं डेल्टाई युक्त प्रदेश और भारत के उत्तरी मैदान में। अब देखते हैं इस मिट्टी में कौन सी फसल हम उगा सकते हैं। इस मिट्टी में हम गेहूं, चावल, गन्ना है, तिलहन है, जूट है, तंबाकू है आदि फसलें हम उगा सकते हैं। कौन सी फसलें हैं? गेहूं, चावल है, गन्ना है, तिलहन है, तंबाकू है, जूट है आदि फसलें हम जलोढ़ मिट्टी में पैदा कर सकते हैं। अब इसकी विशेषता को हम देखते हैं, इसकी विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता विश्व में अपनी उर्वरक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात कहा गया है कि यह मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थात उर्वरकता या उसमें क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि नदियों के द्वारा जो बहाकर जीवाश्म लेकर आती है तो उसमें काफ़ी तत्व जैसे फास्फोरिक अम्ल हो गए, पोटास पाए जाते हैं जो कि फसलों के लिए उपयोगी होते हैं। तो विश्व में अपनी उर्वरक शक्ति के लिए यह प्रसिद्ध है। यह मिट्टी कहा गया है कि पूरे विश्व में ही अपनी उर्वरकता के लिए प्रसिद्ध है। इसे काप और काछरी मिट्टी भी कहते हैं। ये ध्यान देने की बात है, इसे काप मिट्टी और काछरी मिट्टी भी, कछारी मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी 40% भाग पर पाई जाती है और भारत की कहा गया है कि इस मिट्टी से भारत की 50% जनसंख्या के लिए कृषि कार्य द्वारा भोजन इसी मिट्टी पर उत्पन्न किया जाता है। कहा गया है कि 50% जनसंख्या के लिए जो भोजन तैयार किया जाता है इसी मिट्टी से उत्पादन करके तैयार किया जाता है, जलोढ़ मिट्टी से। तो इस मिट्टी को काप या काछरी मिट्टी कहा गया है। 40% भाग पर यह मिट्टी पाई जाती है और 50% जनसंख्या का जो पोषण होता है, भोजन होता है, इसी मिट्टी से ही तैयार किया जाता है। आइए तीसरी मिट्टी देखते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी अर्थात आपका मैदानी क्षेत्र ये होगा। ये मैदानी क्षेत्र, यहाँ से आपके जो नदियाँ आई हैं, गंगा, यमुना और डेल्टाई प्रदेश से जो गिरती नदियाँ यहाँ होते हैं, डेल्टाई प्रदेश आपके होते हैं। तो यहाँ पे आज के आगे बगल का क्षेत्र जो है वो उसे कहते हैं डेल्टा युक्त प्रदेश होता है। यहाँ पे ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। दूसरी ये मिट्टी आपकी जलोढ़ मिट्टी हुई, जलोढ़ मिट्टी। तो मैदानी क्षेत्रों में मिट्टियाँ पाई जाती हैं। मैप के द्वारा भी इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और तीसरी मिट्टी आपकी है मरुस्थलीय मिट्टी। अब यह मिट्टी कितने हेक्टेयर क्षेत्र पे पाई जाती है, या देखते हैं 114 लाख हेक्टेयर पर मरुस्थलीय मिट्टी है। यह मिट्टी के कण क्षारीय और लवण युक्त होते हैं। कहा गया है कि इस मिट्टी के कण जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, लवण युक्त होते हैं और उन्हीं के कारण का निर्माण भी होता है और इसमें क्षारीय और लवण युक्त के तत्व भी ज़्यादा पाए जाते हैं। अब यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है? यह मिट्टी भारत के मरुस्थलीय भाग में। मरुस्थलीय भाग आपका कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। यह आपका राजस्थान का क्षेत्र है मरुस्थलीय, और इसके आगे बगल जो शुष्क क्षेत्र है वहाँ पर भी ये मिट्टी पाई जाती है। तो ये राजस्थान का भाग है और इसके शुष्क प्रदेश आपके राजस्थान हो गया, गुजरात
अर्थात गुजरात में भी ये मिट्टी रहती है, मरुस्थलीय मिट्टी। और उसके बाद आपका दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी पंजाब आपका पंजाब का क्षेत्र होता है, उसके नीचे वाले भाग पे दक्षिणी पंजाब। और ये दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा में भी यह मिट्टी पाई जाती है, अर्थात नीचे वाले पोर्शन में। राजस्थान की जो ये पोर्शन है, इसके नीचे जो हरियाणा है, ये गुजरात का ऊपरी क्षेत्र है, और ये पंजाब का जो निचले भाग है, दक्षिणी भाग है, वहां पे ये मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में तो मेन है, और उसके आगे वाले जो क्षेत्र है, शुष्क प्रदेश है, वहां पर भी मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। देखते हैं इस मिट्टी में पैदा क्या होता है, इस मिट्टी की फसल क्या है। ज्वार, बाजरा, उड़द और मूंगफली। ज्वार, बाजरा, उड़द और मूंगफली आदि फसलें मरुस्थलीय मिट्टी में उगते हैं या पैदा किए जाते हैं। देखते हैं अब इनकी विशेषता क्या है। स्थानीय भाषा में कहा गया है कि स्थानीय भाषा में मरुस्थलीय मिट्टी को कल्लर कहा गया है, ऊसर कहा गया है, थूर कहा गया है, राकड़ कहा गया है। कल्लर कहा गया है, थूर कहा गया है, ऊसर कहा गया है और राकड़ कहा गया है। आज स्थानीय नामों से मरुस्थलीय मिट्टी को हम जानते हैं। और इस मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम होती है, अर्थात यह मिट्टी जल नहीं ग्रहण कर सकती है और यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। और इस मिट्टी में यह मिट्टी संगठित भी नहीं होती है, और संगठित न होने की वजह से यह मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पे हवा के रूप में, हवा के द्वारा चली जाती है, ले जाया जा सकता है। और इस मिट्टी में वायु प्रकाश आसानी से प्रवेश करते हैं। कहा गया है कि जो मरुस्थलीय मिट्टी है, इसमें वायु और प्रकाश आसानी से प्रवेश कर सकते हैं, और हवा के माध्यम से यह मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकती है। और इस मिट्टी की विशेषता है कि यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है, और इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता भी बहुत कम होती है। आइए काली मिट्टी की चौथी मिट्टी आती है काली मिट्टी। देखते हैं 5.1 लाख वर्ग किलोमीटर, इसका क्षेत्रफल भारत में 5.1 लाख किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में है। 5.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इस मिट्टी का फैलाव है। यह मिट्टी का निर्माण, इस मिट्टी का निर्माण देखते हैं, इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। ज्वालामुखी उद्गार से। क्या काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से जो लावायुक्त पदार्थ निकलते हैं, उन्हीं लावायुक्त पदार्थों से इस मिट्टी का निर्माण होता है। गर्मी काफी है, फैन भी नहीं चला सकते, क्योंकि फैन चलाएंगे तो आवाज स्पष्ट नहीं आएगी। टेम्परेचर काफी है। ये देखते हैं, पर रहते काली मिट्टी। काली मिट्टी का जो एरिया है वो 5.1 लाख वर्ग किलोमीटर है, और यह मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न लावा युक्त पदार्थ से होता है। जो लावा युक्त पदार्थ निकलता है ज्वालामुखी उद्गार से, उसी से ही लावा मिट्टी का निर्माण होता है। आइए देखते हैं यह मिट्टी में तत्व कौन कौन से होते हैं। इस मिट्टी में लोहा पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और चूना पाया जाता है। लोहा पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, चूना पाया जाता है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम और जीवाश्म के तत्व पाए जाते हैं। इतने तत्व जिस मिट्टी में पाए जाएंगे, वह मिट्टी की उर्वरकता काफी होगी और उस मिट्टी पे फसल भी अच्छी पैदा होगी। तो कपास की काली मिट्टी, इस मिट्टी में कपास कहा गया है कि कपास के लिए यह मिट्टी काफी उपयुक्त होती है, और इसे कपास की काली मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसे रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगूर मिट्टी। रेगूर मिट्टी भी कहा गया है काली मिट्टी को, और कपास की काली मिट्टी भी कहा गया है। और यह मिट्टी
पानी पड़ते ही चिपचिपी हो जाती है। काली मिट्टी को कहा गया है कि पानी पड़ते ही चिपचिपी हो जाती है। ये लसरदार होने के कारण इसमें नमी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है। यह काफ़ी समय तक इसमें नमी बनी रहती है और सूखने पर यह मिट्टी फट जाती है और उर्वरकता के कारण सबसे उपयोगी होती है। उपयोगिता के कारण यह काफ़ी उर्वरकता के कारण यह काफ़ी उपयोगी होती है, अर्थात इसमें उर्वरकता काफ़ी होती है इस मिट्टी में, क्योंकि इस मिट्टी में एल्यूमिनियम के तत्व पाए जाते हैं और मैग्नीशियम के तत्व, चूना, आपके लोहा, फास्फोरस और जीवाश्म के तत्व पाए जाते हैं। इसलिए यह मिट्टी काफ़ी उर्वरकता से भरी होती है। कहा गया है कि सूखने पर यह मिट्टी फट जाती है और इस मिट्टी में लसरदार होने के कारण इसमें नमी सोखने की क्षमता काफ़ी होती है। ये इसकी विशेषता हुई। आइए देखते हैं पांचवी मिट्टी, लाल मिट्टी या पीली मिट्टी। इस मिट्टी तो नहीं है, इसका निर्माण देते हैं। इस मिट्टी का निर्माण हम इसको जानें कि इस मिट्टी का निर्माण उन शैलों के टूटने से हुआ होगा जिससे लोहे के अंश अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कहा गया है कि इस मिट्टी का निर्माण उन शैलों से हुआ है जिनमें लोहे की मात्रा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और इस मिट्टी में फास्फोरस, नत्रजन एवं वनस्पति के सड़े गले अंश का अभाव होता है और यह मिट्टी अनुपजाऊ होती है। कहते हैं लाल मिट्टी, जो लाल या पीली मिट्टी कहते हैं, यह अनुपजाऊ होती है। इसमें जो महत्वपूर्ण तत्व हैं वो नहीं होते, जैसे फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया और वनस्पति के जो सड़े गले जीवाश्म होते हैं वो इस मिट्टी में नहीं पाए जाते, इसलिए यह मिट्टी अनुपजाऊ होती है। यह मिट्टी सबसे ज़्यादा कहते हैं तमिलनाडु क्षेत्र में पाई जाती है और छोटा नागपुर का पठार और उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, बुंदेलखंड का आर्कियन शैली और असम की लाल मिट्टी है। और कहा गया है कि इन स्थान ज़्यादातर तमिलनाडु में पाई जाएगी। उसके बाद ये छोटा नागपुर का पठार जो है, यहाँ पे उड़ीसा, तेलंगाना और ये दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, अर्थात यहाँ पे ये मिट्टी दक्षिणी क्षेत्र में ये काफ़ी इसका विस्तार है और ये तमिलनाडु क्षेत्र में लाल मिट्टी का योगदान काफ़ी है। लाल मिट्टी का और ये आगे इसकी विशेषता और है, ये ज्वार और बाजरा इसमें पैदा होने वाली फसलें हैं। अनुपजाऊ है तो ज्वार बाजरा ही पैदा होंगे और इसका जो निर्माण है ये उष्णकटिबंधीय, अभी कहा जाए कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो वो आपकी लाल और पीली मिट्टी होगी। और इसका पीलापन होता है वो जल योजन के कारण होता है। इस लाल मिट्टी का जो पीलापन होता है वो जल योजन के कारण भी होता है। तो इस मिट्टी की जो भी विशेषता है, ये यहाँ देखते हैं, ये आपका ये क्षेत्र होगा, ये क्षेत्र पूरा आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा। ये वाला पोर्शन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और यहीं पे यह मिट्टी पाई जाती है। अब देते हैं लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इसका विस्तार है और इस मिट्टी में एल्यूमिनियम है, आयरन है, ऑक्साइड है, मैग्नीशियम के अंश ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और दक्षिण के पठार पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्य मिट्टी ये है। कहा गया है कि जो लेटराइट मिट्टी है इसके भी विस्तार उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही होता है और यह मिट्टी दक्षिण के पठार में पीली मिट्टी और लाल मिट्टी पाई जा रही है और ये मिट्टी भी, लेटराइट मिट्टी भी आपके दक्षिणी पठार और पहाड़ियों की मुख्य मिट्टी ये है लेटराइट मिट्टी। और क्या गया है कि ये एमपी पूर्वी तट और मालाबार तट, अर्थात मालाबार तट आपका ये पड़ेगा, केरला क्षेत्र पड़ेगा, यहाँ पे आपकी ये मिट्टी मिलेगी।
और दक्षिणी महाराष्ट्र का दक्षिण का महाराष्ट्र का क्षेत्र ये पड़ेगा आपके। तो लैटराइट मिट्टी यहाँ आपकी होगी। अब महाराष्ट्र, उड़ीसा और असम में भी यह मिट्टी पाई जाती है। तो मेन आपका ये आपका होगा तमिलनाडु का क्षेत्र होगा, यहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है दक्षिणी पठार और पहाड़ी क्षेत्रों में। तो लैटराइट मिट्टी आपके दक्षिण ही क्षेत्र में पाई जाती है। ये दो मिट्टियां जो हैं आप इसमें लिख सकते हैं, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। बाकी और जो मिट्टियां हैं वो उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती हैं, चाहे वो काली मिट्टी हुई, आपकी मलस्तरीय मिट्टियां और जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। लेकिन जो ये जलोढ़ मिट्टी है ये डेल्टा युक्त प्रदेश जहाँ पे नदियाँ समुद्र में गिरती हैं उसके आदि बगल क्षेत्रों में ही जलोढ़ मिट्टी का पाई जाती हैं। तो इसकी विशेषता देखते हैं लैटराइट मिट्टी की। इसका रंग लाल एवं हल्का पीला होता है। कहा गया है इस मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल और हल्का पीला होता है, अर्थात इसी मिट्टी के ही ये गुण है। लेकिन इस मिट्टी में उर्वरता ज़्यादा होती है लैटराइट मिट्टी में, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र पर पाई जाती है और दक्षिण पठार पे। यह मिट्टी भी कहा गया है उष्णकटिबंधीय उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां मानसूनी वर्षा अधिक होती है। कहा गया है कि यह मिट्टी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उस स्थान पे पाई जाती है जहां पे मानसूनी वर्षा अधिक होती है और जनसंख्या वनस्पतियों का अभाव होता है, अर्थात जनसंख्या वहाँ भी कम होती है, वनस्पतियाँ भी कम पैदा होती हैं क्योंकि मानसून पे निर्भर होती है। तो यही एक अंतर है लाल और पीली मिट्टी में और लैटराइट मिट्टी में। ये लाल और पीली मिट्टी तो पाई जाती है जगह पे, लेकिन जो लैटराइट मिट्टी उस जगह पे पाई जाएगी जहाँ पे मानसूनी वर्षा होती है और इस लैटराइट मिट्टी में वनस्पतियों और जनसंख्या का कम पाई जाती है, अभाव सा होता है। तो ये आपका मिट्टी का चैप्टर हुआ कंप्लीट। तो आशा करते हैं शायद समझ में आया होगा। एक दफ़ा इसको हम रिपीट करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं शॉर्टकट में। कहा गया है कि मिट्टी को हम देखते हैं, मिट्टी भूतल पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। कहा गया है कि भूतल पर जो मिट्टी है एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है, अर्थात पौधों के विकास का एक माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों को पोषण प्रदान करती है। और यह मिट्टी पृथ्वी पर इसकी मोटाई 15 सेंटीमीटर तक ही होती है, अर्थात पृथ्वी की ऊपरी परत, जो पृथ्वी की ऊपरी परत होती है वहीं पे इस मिट्टी का निर्माण होता है। या हम कह सकते हैं 15 सेंटीमीटर के ऊपर ही मिट्टी रहती है जहाँ पे पौधे अपना विकास करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं और पानी प्राप्त करते हैं, खनिज लवण प्राप्त करते हैं, वायु और प्रकाश ग्रहण करते हैं। तो आइए देखते हैं मिट्टी का वर्गीकरण, अर्थात इसको 6 भागों में डिवाइड किया गया है। तो 6 भागों में पहला भाग आपका पर्वतीय मिट्टी है। इस मिट्टी का जो क्षेत्रफल है 2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र है। यह चूनायुक्त मिट्टी होती है, हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। चाय और फलों की खेती या सूखे मेवे की खेती पर्वतीय मिट्टी में हम कर सकते हैं। और यह मिट्टी अगर सिंचाई की सुविधा हो, गेहूँ और चावल भी पैदा होते हैं। यह भूरे रंग की मिश्रित उर्वरक मिट्टी है। दूसरा देते हैं जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलों से बहाकर लाए गए जीवाश्म या संचय युक्त पदार्थों से इसका निर्माण होता है। इसके निर्माण में जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, सतलज हो गई और दक्षिण भारत में नदियाँ कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि नदियों से
जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी में गेहूं, चावल, गन्ना, तिलहन, जूट और तंबाकू आदि फसलें पैदा की जाती हैं। यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है और इस मिट्टी में कहा गया है कि भारत की 50% जो जनसंख्या होती है उनका भोजन इसी मिट्टी से ही प्राप्त होता है। मरसली मिट्टी आपके राजस्थान के क्षेत्र पे पाई जाती है। राजस्थान का आपका ये क्षेत्र है और इसमें क्षारीय और लवण युक्त तत्व इसमें रहते हैं और यह मिट्टी राजस्थान के जो बगल के क्षेत्र होते हैं, जैसे शुष्क प्रदेश होते हैं, जैसे राजस्थान का गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण पश्चिम हरियाणा आदि क्षेत्रों पर यह मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में ज्वार, बाजरा, उड़द और मूंगफली पैदा की जाती है। स्थायी भाषा में इस मिट्टी को कल्लर, ऊसर, थोर और राकड़ आदि मिट्टी कहा गया है और यह मिट्टी जल ग्रहण की क्षमता इस मिट्टी में बहुत कम होती है और यह मिट्टी में वायु और प्रकाश आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। काली मिट्टी को देखते हैं। गर्मी बहुत है। आइए देखते हैं। हाँ, काली मिट्टी को देख रहे थे तो काली मिट्टी को हम ये मरसली मिट्टी में वायु और प्रकाश आसानी से प्रवेश कर जाता है और यह मिट्टी में कहते हैं कि मिट्टी में कणों में संगठन नहीं होता है, संगठित नहीं होती है, इसलिए इस मिट्टी को हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाते हैं। देखते हैं कि काली मिट्टी ये मिट्टी का जो निर्माण होता है वो ज्वालामुखी उद्गार से होता है। इस मिट्टी में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जीवाश्म के तत्व पाए जाते हैं। यह मिट्टी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, जिसमें आपका महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, ये सौराष्ट्र गुजरात का क्षेत्र हो गया, दक्षिणी एमपी में पाई जाएगी और ये आपकी मालवा और दक्षिणी एमपी के पठारी भागों में और कृष्णा गोदावरी घाटियों के विस्तार इस मिट्टी का है। किस मिट्टी का? काली मिट्टी का। तो काली मिट्टी को कपास की काली मिट्टी भी कहा गया है। इस मिट्टी को रेगूरी मिट्टी भी कहते हैं। क्या मिट्टी कहते हैं? रेगूरी मिट्टी। और राकल मिट्टी किसे कहते हैं? राकल मिट्टी कहते हैं मरुस्थलीय मिट्टी को। उसे ऊसर मिट्टी कहते हैं, कल्लर भी मिट्टी कहते हैं, ठोस भी मिट्टी कहते हैं, ठोर। तो ये मरुस्थलीय मिट्टी के नाम थे और रेगूरी मिट्टी काली मिट्टी को कहेंगे। और लाल और पीली मिट्टी को देखते हैं। इस मिट्टी का विस्तार उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है और यह मिट्टी इसी दक्षिण भारत के क्षेत्र में पाई जाती है। ज्वार, बाजरा आदि फसलें इस मिट्टी में पैदा की जाती हैं। लेटराइट मिट्टी और लाल पीली मिट्टी में अंतर ये है कि लेटराइट मिट्टी उस स्थान पे पाई जाएगी जहाँ पे मानसूनी वर्षा होती है और इस मिट्टी में वर्षा और जनसंख्या का अभाव सा रहता है, बहुत कम रहती है जनसंख्या यहाँ पे वनस्पतियाँ, क्योंकि मानसून पे निर्भर रहते हैं। और इस पीली मिट्टी में पीलापन जो होता है जल योजन के कारण होता है, जल योजन के कारण। और इन दोनों मिट्टियाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो आपका ये मिट्टी का जो चैप्टर था कंप्लीट हुआ और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को डाउनलोड करके एक बार, दो बार, अगर 3 बार देखेंगे तो शायद स्पष्ट हो जाएगा। इसमें जो बहुत छोटा लिख दिया गया है, इसलिए आप लोग जो आवाज़ थी उसी के माध्यम से आप इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और जो मैंने ये खाना डिवाइड किया है, अगर एक मिट्टी के बारे में इतने सारी विशेषताएं हमें पता हैं क्रम के द्वारा, तो शायद आप लोग इसको
स्पष्ट रूप से मिट्टी के बारे में जान सकेंगे और समझ सकेंगे। और मैंने आपको इसको एक क्रम के द्वारा बताने का प्रयास किया। जैसे पर्वतीय मिट्टी हुई, ऊपर से किया ऊपरी क्षेत्र में पाई जाती है, उसके बाद द्रवण मिट्टी आपका मैदानी क्षेत्र है, फिर मसूरी मिट्टी राजस्थान का क्षेत्र है, फिर उसके बाद एक काली मिट्टी आपका ये बीच का क्षेत्र है, फिर उसके बाद ये लाल मिट्टी, पीली मिट्टी और जटाइट मिट्टी ये दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। तो एक क्रमवाई मैंने इसको रखा है और बताने का प्रयास किया है। आप लोग इसको समझेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और कर दीजिएगा। गर्मी काफ़ी है इसलिए आपकी टॉपिक कंप्लीट हुई। फिर नए टॉपिक के साथ फिर आना सब उपस्थित होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।